क्या आपको यह पेंटिंग लग रही है? जी हाँ, दूर से देखने पर तो यह एक पेंटिंग ही लगती है, लेकिन यह कोई पेंटिंग नहीं है। दरअसल यह ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित की हुई 8वीं शताब्दी की चीनी रेशमी एम्ब्रॉयडरी का एकमेव कलेक्शन है, जिस पर भगवान बुद्ध का चित्र है। एम्ब्रॉयडरी को हिंदी में कढ़ाई कहते हैं और यह एम्ब्रॉयडरी वल्चर पीक एम्ब्रॉयडरी के नाम से मशहूर है। क्या आप जानते हैं यह एम्ब्रॉयडरी कहां से प्राप्त हुई? इस एम्ब्रॉयडरी को किसने और कब ढूंढा था और कितनी प्राचीन है? इसे किसने बनाया था और किसके राज्यकाल में बनाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? इस पर बनी नक्काशी क्या वाकई बुद्ध की है? इस संपूर्ण नक्काशी का मूल अर्थ क्या है? क्या यह एम्ब्रॉयडरी किसी खुफिया राज का संकेत है? पहले से ही हमने कपड़ा और उसके इतिहास के बारे में थोड़ा प्रारंभिक शोध किया है, विशेष रूप से इसकी स्थिति के बारे में और समय के साथ इसमें कैसे बदलाव आया है। इसी तरह अनेक सवालों के संपूर्ण विश्लेषण के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह एम्ब्रॉयडरी संग्रहालय के स्टीन संग्रह का हिस्सा है, जिसमें बड़े चित्रों का और बड़ी पेंटिंग का समूह है, लेकिन वस्त्रों सहित कलाकृतियां भी इसी सेक्शन में हैं। इन सभी को सर ऑनरेल स्टीन द्वारा उत्तर पश्चिम चीन में प्राचीन सिल्क रोड के किनारे स्थलों की खोज के अपने दूसरे अभियान के बाद ब्रिटिश संग्रहालय में लाया गया था। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में शाक्यमुनि बुद्ध की आकृति को दर्शाया गया है। उनके दोनों ओर 2 बोधिसत्व की आकृतियां हैं और 2 अन्य कलाकृतियां जो अब काफी हद तक गायब हैं, लेकिन नीचे कलाकृतियों के छोटे समूह आज भी मौजूद हैं। सबसे ऊपर और बुद्ध के सिर पर एक प्रकार का छत्र है। इस एम्ब्रॉयडरी को रेशम के धागों से बनाया गया है, जिसे बहुत हल्के कपड़े पर काम किया गया है। बुद्ध और बोधिसत्व के बीच का कपड़ा अब लगभग पूरी तरह से गायब है। इसके कुछ ही टुकड़े बचे हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी के नीचे के मुख्य कपड़े की परत ही बची है। इसलिए एम्ब्रॉयडरी को थोड़ा अधिक आकर्षक बनाने के लिए रेशम के माध्यम से काम किया गया था। वस्त्र के बारे में उल्लेखनीय बात इसका आकार है। यह 2.5 मीटर से अधिक लंबा और 1.5 मीटर से अधिक चौड़ा है। तो अगर 8वीं शताब्दी के बाद से इस आकार की कोई चीज बची हुई है, तो यह वास्तव में काफी अविश्वसनीय है। मेरा मतलब है, यह काफी खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ था और इसे पहले भी जोड़कर संरक्षित किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसका आज का अस्तित्व अविश्वसनीय है। इस एम्ब्रॉयडरी को लगभग 1908 से 1912 के बीच संग्रहित किया गया था। हम ऐसा इसलिए जानते हैं क्योंकि मिस्टर स्टीन ने इसे 1912 में रूइंस ऑफ डेजर्ट कैफे नामक पुस्तक में दर्ज किया था। उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की स्थिति को उल्लेखनीय ताजगी और चमक के रूप में वर्णित किया था, लेकिन उन्होंने नुकसान वाले क्षेत्रों की स्थिति को दुखद विनाश की स्थिति के रूप में भी वर्णित किया है। इसके बाद उन्होंने संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए इसे सुरक्षित बनाने के हेतु से एम्ब्रॉयडरी का असामान्य रूप से थोड़ा विस्तार से वर्णन किया है और इसे रिस्टोर कर दिया गया था। रॉयल स्कूल ऑफ नीडलवर्क की मिस विंटर्स नामक महिला द्वारा इसे रिस्टोर करने में 2 महीने से अधिक का समय लगा था। इस पर बनी नक्काशी को पढ़ना वाकई दिलचस्प था, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों और कपड़ा संरक्षण के अग्रदूतों के लिए भी एक अच्छी अंतर्दृष्टि है। तो चलिए अब उस एम्ब्रॉयडरी के रेस्टोरेशन के संदर्भ में जानते हैं। वह एम्ब्रॉयडरी अब विफल होने लगी है और कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अब 100 साल से अधिक समय हो गया है। अब वास्तव में उसकी स्थिति का आकलन करने की जरूरत ब्रिटिश म्यूजियम को है और यह देखना होगा कि इसे फिर से प्रदर्शन के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। यह बुद्ध की नक्काशी से भरी एम्ब्रॉयडरी तंग राजवंश की एम्ब्रॉयडरी का एक अद्भुत उदाहरण है। यह 8वीं शताब्दी की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित एम्ब्रॉयडरी है। इसका प्रदर्शन बहुत कम हुआ है। इसे आमतौर पर इसी ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाता है। इसे पहले भी एक बार प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा चुका है और अब हम इसे अगले साल जापान में प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार तैयार किया जाता है यह जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम बुद्ध की नक्काशी भरी एम्ब्रॉयडरी के इतिहास के संदर्भ में जानते हैं। यह एम्ब्रॉयडरी सिल्क रोड पर डुनहुआंग में बनी है और इसकी खोज 1907 में सर ऑनरेल स्टीन ने की थी। स्टीन एक हंगेरियन थे जो बाद में ब्रिटिश नागरिक बन गए थे। वह ब्रिटिश भारत से डुनहुआंग तक सिल्क रोड पर संशोधन कर रहे थे। उन्हें तकलामाकन रेगिस्तान के पूर्वी छोर पर, जहां उत्तरी मार्ग और सिल्क रोड का दक्षिणी मार्ग मिलता है,
वहां पर एक साइट है, दुनहुआंग, जिसका अर्थ है चमकते सूर्य किरण की जगह, जहां पर अनेक बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। सभी गुफाओं के अंदर दीवार पर चित्र बने हुए थे। स्टीन उन खोजकर्ताओं के समूह में से एक थे जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सिल्क रोड पर गए थे, और वे इस क्षेत्र से अवशेषों का पता लगाने और खोजने के लिए विभिन्न देशों से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। स्टीन ने एक दीवार से घिरी गुफा की खोज की, जिसकी दीवार के पीछे पांडुलिपियों, चित्रों और वस्त्रों से भरा एक पुस्तकालय था। उन्होंने उनमें से कुछ को ऊंटों पर सिल्क रोड से भारत लेकर आए, जहां से उन्हें इंग्लैंड ले जाया गया। उसके बाद सन 1919 में ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा अधिग्रहित किया गया। इस अद्भुत वस्त्र के माध्यम से जो लगभग 8 फीट लंबा है, इसीलिए इसका वास्तव में स्टोरेज करना काफी चुनौतीपूर्ण था। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब इसे 1919 में यहां लाया था तब इसे स्थापित किया गया था। यह एक बौद्ध आकृति को चित्रित करता है, जिसके दोनों तरफ और नीचे शिष्य और कश्यप हैं। यह बौद्ध आकृति उपदेश दे रही है। इसका एक हाथ जमीन पर झुका हुआ है, एक हाथ अपनी पोशाक को ऊपर खींच रहा है। बुद्ध की आकृति के नीचे 2 शेर, जो बुद्ध के संरक्षक स्वरूप में दर्शाए हैं, और फिर उसके नीचे कुछ दान करता है। शायद ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपनी आस्था दिखाने हेतु और योग्यता बढ़ाने के लिए इस वस्त्र के निर्माण को प्रायोजित किया होगा। इस आकृति में दर्शाए गया चित्र क्या वाकई बुद्ध का है? इस बारे में विद्वानों में 2 अलग अलग राय है। चाहे वह पर्वत के शिखर पर उपदेश दे रहे शाक्य मुनि बुद्ध हों, जिसे बौद्ध आकृति के किनारे के आसपास की चट्टानों द्वारा दिखाया गया है, या अन्य लोग सोचते हैं कि यह लियांगझू बुद्ध की चमत्कारी छवि है जो वहां के चट्टानों से निकली थी। इसीलिए बुद्ध के चारों ओर चट्टानें हैं। इस एम्ब्रॉयडरी के बारे में यह अद्भुत बात है कि वास्तव में दूर से यह एक पेंटिंग की तरह दिखती है, लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यह वास्तव में एक एम्ब्रॉयडरी है। जब आप और बहुत करीब से देखेंगे तो अलग अलग रंगों में टांके दिखते हैं। यह टांके अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं और बुद्ध के विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए लगते हैं। काली सिलाई में एक प्रकार की रूपरेखा है जो एक स्याही पेंटिंग की रूपरेखा की तरह दिखती है। तो इतनी बड़ी और सुंदर एम्ब्रॉयडरी बनाना वास्तव में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। डुनहुआंग के अवशेष बहुत महत्वपूर्ण हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इन खोजों के बाद से बहुत सारे शोध भी यहां हुए हैं। वास्तविक दीवार चित्रों के स्थान को संरक्षित किया है, क्योंकि दीवार पेंटिंग निश्चित रूप से अभी भी सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है। हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक डुनहुआंग की इन पेंटिंग को देखने जाते हैं। अब ब्रिटिश संग्रहालय की वेबसाइट पर अंतरराष्ट्रीय डुनहुआंग परियोजना के तहत सभी डुनहुआंग अवशेषों को डिजिटल रूप से एक साथ ला दिया है। उनकी तस्वीरें खींची गई हैं और उन्हें सूचीबद्ध करके संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए डुनहुआंग के अवशेष वास्तव में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन तक कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पहुंच सकता है। तो चलिए अब इस बुद्ध के एम्ब्रॉयडरी के संदर्भ में डिटेल में जानते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी के पिछले हिस्से की पूरी लंबाई देख सकते हैं। पुनर्स्थापन कपड़े को हटाने में लगभग 1.5 सप्ताह का समय लगा और यह काफी चुनौतीपूर्ण था। सबसे पहले हजारों पुनर्स्थापन टांके की सीमा और उसकी नाजुकता भी एक कारण है। उन सभी पुराने टांके को हटाने में बहुत सावधानी बरती है ताकि इस एम्ब्रॉयडरी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उस कपड़े को वापस छील सकें। ऐसे क्षेत्र जहां कपड़े को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, वहां के सभी टांके नहीं हटाए होते तो कपड़े को नुकसान पहुंचाने और रेशम को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा जोखिम होता। इस एम्ब्रॉयडरी के पिछले हिस्से को देखकर इसके निर्माण के बारे में जानने तथा इसे बनाने में किन तकनीकों का उपयोग किया गया था, यह ढूंढने का वास्तव में एक शानदार अवसर है। आप अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस एम्ब्रॉयडरी के पीछे कई पैच हैं। उन सभी को उसी समय स्थापित किया गया था जब एम्ब्रॉयडरी का उपयोग 8वीं और 11वीं शताब्दी में किया जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश एम्ब्रॉयडरी के लिए स्प्लिट स्टिचेस का उपयोग किया जाता था और इसके बाहरी किनार जैसे कुछ क्षेत्रों को सिल दिया है। चेन स्टिच के पीछे की ओर देखकर हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि वास्तव में यह सभी स्प्लिट स्टिच है, क्योंकि पिछली बाजू पर बहुत सारी गांठें और धागे हैं जहां उन्होंने रंग बदल दिया है या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलाव किया है। यहां आप एक नीला धागा देख सकते हैं जिसे पीछे की ओर ढीला छोड़ दिया गया है।
और फिर नीली एम्ब्रॉयडरी करने के बाद उन्हें क्रीम रंग में सिल दिया है। तो ये काफी उपयोगी जानकारी है, क्योंकि ये हमें बताती है कि एम्ब्रॉयडरी किस क्रम में की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ बहुत सारी गांठें हैं जहाँ उन्होंने एम्ब्रॉयडरी शुरू की है, इसलिए उन्होंने परिवेश के चारों ओर ले जाने से पहले इन सभी अलग अलग सिलाई धागों को एक ही स्थान पर शुरू कर दिया है। इस एम्ब्रॉयडरी के पीछे वास्तव में एक चीनी पात्र प्रतीत होता है, इसलिए मैं इसे लेकर काफी उत्साहित हूँ और आज पहले भी इसकी बेहतर छवि प्राप्त करने के लिए इंफ्रारेड फोटोग्राफी का उपयोग किया है। यह सामान्य प्रकाश की तुलना में इंफ्रारेड फोटोग्राफी में बेहतर दिखाई देता है। मेरा अनुमान है कि यह एम्ब्रॉयडरी करने वाले शांति के निर्माताओं या दाताओं का निशान हो सकता है, या यह कुछ अधिक सांसारिक और रोजमर्रा की चीज हो सकती है, जैसे कि कपड़े पर तब लगाया जाने वाला निशान जब उसे खरीदा और बेचा जा रहा हो या बनाया जा रहा हो सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इसे पढ़ने के लिए जल्द ही कोई मिल जाए। अन्य एक उपकरण यूवी प्रकाश के माध्यम से काम करता है। यह रंगों की पहचान करने या उन्हें पहचानने में मदद करने का काफी उपयोगी और गैर विनाशकारी तरीका है। इसलिए एम्ब्रॉयडरी पर यूवी प्रकाश डालने पर विभिन्न धागों की तुलना कर सकते हैं। क्रीम रंग के धागे काफी चमकीले लगते हैं, पीले और क्रीम रंग के धागों की तरह, और परिवेश वास्तव में उन गुलाबी धागों में नारंगी रंग का थोड़ा सा प्रतिदीप्त दृढ़ता से प्रवाहित कर रहा है, जो बताता है कि यह एक कुसुम डाई है। इसीलिए यहां यह अत्यंत आकर्षक नारंगी प्रतिदीप्त होता है। इसलिए जब हम पहले बोधिसत्व के वस्त्र के इस हिस्से को देख रहे थे, तो इसके दोनों ओर हरे रंग के दो अलग अलग पैटर्न हैं। इसे यूवी प्रकाश के नीचे देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हरे रंग में वह अंतर एक तरफ और दूसरी तरफ मौजूद अलग अलग पीले रंगों के कारण है। यह बुद्ध के शरीर और बाह का बहुत आकर्षक खंड है जो वास्तव में चमक रहा है। एम्ब्रॉयडरी के पिछले हिस्से की वास्तव में अच्छी तरह से जांच करने पर उन रंगों को देखने के लिए विभिन्न तकनीकों, इंफ्रारेड, यूवी का उपयोग करना वास्तव में बहुत अच्छा रहा है। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, क्योंकि जब इसे पहले बहाल किया गया था तो 1912 के बाद से किसी ने भी इसे रिवर्स नहीं देखा था। उम्मीद है कि अगर ब्रिटिश म्यूजियम की संरक्षण परियोजना अपना काम करती है तो अगले 100 वर्षों तक इस बुद्ध की एम्ब्रॉयडरी को कोई भी दोबारा नष्ट होते हुए नहीं देखेगा। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मैं आपको भगवान बुद्ध से संबंधित इसी प्रकार की अद्भुत जानकारी लाते रहूंगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं।